कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे और करीब करीब क्लास यहीं पर स्टॉप की थी हमने, और मैं डिस्कस कर रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, ऑर्डिक और इनऑर्डिक मॉलिक्यूल, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जब उनमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, जब हम उनमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, तो प्लेन पोलराइज लाइट, अगर जो प्लेन पोलराइज लाइट है, वो प्लेन पोलराइज लाइट जब उस सैंपल में से पास होती है और स्ट्रेट निकल गई विदाउट डेविएशन, तो हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। और अगर जब प्लेन पोलराइज लाइट जब उस सैंपल में से ऑर्डिक या इनऑर्डिक मॉलिक्यूल के सैंपल में से पास होता है और वो अपनी मीन पोजीशन से अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है, तो हम बोलते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो हम इसको बोलते हैं लिवो रोटेटरी, और स्मॉल एल या नेगेटिव साइन से उसको प्रीफिक्स देते हैं उसका और उसके नाम के आगे। इसी तरह से अगर प्लेन पोलराइज लाइट जब सैंपल में से पास होती है और पास होते वक्त वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए, यानी जब प्लेन पोलराइज लाइट किसी ऑर्डिक या इनऑर्डिक मॉलिक्यूल के सैंपल में से पास हो रही है और वो प्लेन पोलराइज लाइट जिस समय पास हो रही है, तो ड्यूरिंग द पासिंग, जब वो पास हो रही है, तो उसका डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको डी प्रीफिक्स या प्लस प्रीफिक्स से यूज करते हैं इसके लिए नेम के जस्ट आगे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो तरह के हो गए, डेक्स्ट्रो और लिवो, और ये दोनों भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं। उसी तरह से जैसे सिस और ट्रांस दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। और मैंने ये बताया था कि डेक्स्ट्रो और लिवो जो आइसोमर्स हैं, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कन्फिगरेशन है। जैसे सिस और ट्रांस दो डिफरेंट कन्फिगरेशन है, सिस और ट्रांस दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स हैं। उसी तरह से डेक्स्ट्रो और लिवो दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल बॉन्डिंग की जो पोजीशन होती है वो सेम होती है टू सेंटर मेटल केटाइन, बट लिगेंड्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। और जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों दो अलग अलग हैंड है, लेकिन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा और इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसका मिरर इमेज देखूंगा तो ऐसा होगा और इसका मिरर इमेज देखूंगा तो ऐसा होगा। तो ये दो डिफरेंट हैंड है, जब मैं इनको पास में लाके रखता हूँ तो ये दोनों हैंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और ये मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को आगे लिया और उसको इस तरह से सुपर इम्पोज करने का मतलब ये ऐसे सुपर इम्पोज नहीं है, इट इज नॉट कॉल्ड सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि जैसे दो मॉलिक्यूल पास में रखे हुए हैं, दोनों हाथ है, एक को थोड़ा सा आगे लिया, इस तरह से किया। तो देखो चारों फिंगर ने तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज किया पर थंब ने नहीं किया, तो हम बोलेंगे ये दोनों हैंड एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, थंब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है इसमें। तो उसी तरह से जब डेक्स्ट्रो और लिवो दो डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, डेक्स्ट्रो और लिवो जब ये दो डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, इन दोनों आइसोमर्स के मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेज कन्फिगरेशन है, और डेक्स्ट्रो और लिवो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, हमको अगर ये आइडेंटिफाई करना हो कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो ये तो हम बता सकते हैं। वो कैसे, अभी डिस्कस करते हैं, वैसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं मैं। लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन सा मॉलिक्यूल लिवो रोटेटरी है, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेशन और लिवो रोटेशन, पोलरियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ये डेक्स्ट्रो है, आपको कैसे मालूम पड़ा, या ये लिवो आइसोमर है, आपको कैसे मालूम पड़ा, तो आप बोलोगे इट इज ऑब्जर्व प्रॉपर्टी, ये लैब में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे किसी वायर में कितना करंट पास हो रहा है, पोटेंशियल पास हो रहा है, तो हम पोटेंशियोमीटर जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे।
तो उसी तरह से ये ऑब्जर्व वैल्यू है। बट हम किसी मॉलिक्यूल को देख के ये जरूर बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो लेट्स सी, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब ये है ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 आयन। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसमें ये बायोडेंटेड लिगेंड है। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ये वाला, ठीक है, जिसमें ये ए बायोडेंटेड लिगेंड को होल थ्राइस, तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ये मैंने क्या किया, सबसे पहले ये इसका एक 3D स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसी का ही जो ये मिरर इमेज है वो ये रहा। अब हम ये देखते हैं, हमको किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये पता करना है ना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो इसका ही मिरर इमेज मैंने ये बना दिया। ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का ये मिरर इमेज है। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कन्फिगरेशन हो गए। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को ऐसा कैसा ऊपर उठाया और ये रख दिया। तो जब मैं इसको यहां पर रखूंगा तो ये वाला जो ईएन है वो यहां नजर आएगा। इस मॉलिक्यूल को जब मैं यहां ऊपर रखूंगा, इस मॉलिक्यूल को जब मैं यहां ऊपर रखूंगा तो ये वाला ईएन इधर दिखेगा, ये वाला ईएन इधर दिखेगा, ये वाला ईएन, यानी ये 6 कोऑर्डिनेट, ये कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को सुपर इम्पोज कर जाएगा। 6 रेड वाले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी सुपर इम्पोज कर जाएंगे, पर ईएन के आगे ईएन नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला ईएन इस ईएन के आगे ईएन नहीं है, ये वाला ईएन यहां दिखेगा, ये वाला ईएन यहां दिखेगा और ये वाला ईएन हमको यहां दिखेगा। तो ये इसका मतलब इसका जो मिरर इमेज है वो ये है, और ये दोनों एक दूसरे को नॉन सुपर इम्पोसिबल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। इस तरह से हम पहचान लेते हैं। तो लिखा हुआ है नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब मैं कंफ्यूजन ना हो तो क्लियर करूं, बेसिकली डेक्स्ट्रो और लिवो होते ही एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये 2 हाथ हैं, ठीक है। हम अब देख लो, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये दो जो डेक्स्ट्रो और लिवो, 2 डिफरेंट कन्फिगरेशन है। और अगर हम उनको पास पास में रख कर देखेंगे तो डेक्स्ट्रो को देखो, लिवो को देखो, ये डेक्स्ट्रो ये लिवो, तो आप देखोगे दोनों के जो कन्फिगरेशन है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, और वो मिरर इमेजेस एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगी। तो ये 2 डिफरेंट, बेसिकली अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका लिवो का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। मैंने कहा अगर इफ वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि मैंने क्या कहा, इफ वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि डेक्स्ट्रो और लिवो तो हम केवल पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो हो जाएगा, और अगर इसको अपन ने लिवो कह दिया तो इसको डेक्स्ट्रो कहेंगे। पर वो ये बुक के अंदर पहले लिखा रहता है डेक्स्ट्रो, बाद में लिखा रहता है लिवो, तो हम भी उसी परिपाटी को, उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो ये सपोज अगर ये डेक्स्ट्रो है तो हम यहाँ लिखेंगे डी और प्लस, और ये हो जाएगा एल और माइनस। तो ये जैसे सिस और ट्रांस होता है उसी तरह से डेक्स्ट्रो और लिवो है, डेक्स्ट्रो और लिवो है यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हो गया वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या, दूसरा एग्जांपल लूं मैं, तो यहां पर अगर मैं ये ले लूं होल ट्वाइस करके, और यहां मैंने Cl2 ले लिया, ठीक है, 2 क्लोरीन ले लिए। अब जैसे मैं 2 क्लोरीन ले लूंगा तो इसका नाम हो जाएगा बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। अब इसका नाम ये नहीं रहेगा, अब इसका नाम हो जाएगा बिस इथेन 1,2 डाइअमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है ना। कोबाल्ट 3 आयन आएगा, क्यों? क्योंकि इस कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +3 है, इस कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये वाला नहीं लिखते हैं, इस सेंटर मेटल केटायन पर जो चार्ज होता है उसको लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा बिस इथेन 1,2 डाइअमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3, और फिर ये आयन है तो आयन हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं ये +1 हो जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या आ जाएगा, कोई भी मैं 2 क्लोरीन ले लेता हूं। तो जब मैं 2 क्लोरीन ले लूंगा तो एक ईएन हटा के और 2 क्लोरीन लगा देते हैं। तो यहां पर हमने सपोज करो ये क्लोरीन लगा दिया, तो नाउ दिस इज क्लोरीन,
ये क्लोरीन, तो जब ये क्लोरीन अब ये क्लोरीन हो गया। और अब ध्यान दो, और अब अगर मैं इसका मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये वाला हट जाएगा, क्योंकि जब मैं इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये क्लोरीन यहां आ जाएगा और ये क्लोरीन यहां है। तो ये अब दोनों का मिरर इमेज है। अब आप देखो ये जो है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, यानी ये वाला टाइप 1 ये था और टाइप 2 ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम टाइप 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2 बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब देख लो, और तो अब आपन ने क्या किया, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, ये लिवो फॉर्म है। तो आपने अगर इसको डेक्स्ट्रो अज्यूम कर लिया तो लिवो कैसा बनेगा, इसका जस्ट मिरर इमेज बनेगा। तो हमने इसका मिरर इमेज बना दिया। तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म हो गया, ये लिवो फॉर्म हो गया। तो ये वापस डेक्स्ट्रो हो गया और ये लिवो हो गया, ठीक है। अब इस डेक्स्ट्रो और लिवो में देखो, इस डेक्स्ट्रो और लिवो को ध्यान से देखो, तो ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं और एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेगी, क्योंकि वापस इसको यहां लाओगे तो जब मैं यहां पर लाऊंगा इसको, ठीक है, तो जब मैं इसको लाऊंगा मैं यहां पर, तो ये देखो ये जैसे ही है, तो जैसे सुपर इंपोज करूंगा इसको, तो ये क्लोरीन ये क्लोरीन तो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट और ये क्लोरीन, ये कोबाल्ट और क्लोरीन तो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर जाएंगे। ये देखो, ये जो रेड मार्कर है, रेड मार्कर तो ये वाला है, ठीक है, ये रेड मार्कर है, और ठीक है, ये रेड मार्कर है और ये ब्लैक मार्कर है। तो ये देखो, इधर मैं यूं कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा, ये ब्लैक मार्कर, ये रेड। तो ये इसका जो मिरर इमेज बनेगा, जब मैं इसको यूं सुपर इंपोज करूंगा तो इसके ऊपर ये सुपर इंपोज नहीं होगा, ठीक है। आप देख लो, अब मैं इसको करूं, इसको यहां लाऊंगा तो ये ब्लैक वाली क्लोरीन यहां नजर आएगी, ठीक है, ब्लैक वाली क्लोरीन यहां नजर आएगी, और ये वाला ईएन इधर आ गया, और ये वाला ईएन उसको इधर देखेगा। वैसे डायग्राम से क्लियर है, आप ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगे। सुपर इंपोज का मतलब क्या हो जाता है, सुपर इंपोज का मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो यहां पर ये हो गया। अब इसके क्या 2 फॉर्म है, इसके 2 फॉर्म है। तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। तो यहां पर इसके 2 फॉर्म मिलते हैं बेटा, सिस, इसके 2 फॉर्म है, सिस एंड ट्रांस, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स के 2 फॉर्म है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूं तो ये कौन सा हो गया, डी और प्लस कौन सा है, दिस इज सिस फॉर्म और दिस इज दिस इज सिस फॉर्म, दोनों ही सिस हैं। क्लोरीन 90 के एंगल पर है, तो ये वाला सिस और ये वाला सिस। तो इसका मतलब इसके अगर मैं बोलूं कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस, ये रहा सिस। और फिर ये सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सिस जो है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये देखो, तो मैंने सिस फॉर्म तो एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका सिस फॉर्म क्या दिख रहा है आपको, ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है। इज इट क्लियर, इसका सिस फॉर्म आपको ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है, क्योंकि इसका सिस फॉर्म का जो डेक्स्ट्रो और लिवो है वो एक दूसरे को के मिरर इमेज है, मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन है, पर वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसफॉर्म ले लूं, अब मैं इसका क्या ले लूं, ट्रांसफॉर्म ले लूं। तो सिस फॉर्म तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, अब ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कैसे, तो ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म बना रहा हूं इसका। तो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या कर दूं मैं, दोनों क्लोरीन आमने सामने ले लिए,
जब दोनों क्लोरीन आमने सामने ले लूंगा, ध्यान से देखो, बनते हुए देखो बेटा, और ये दोनों, ये ईएन हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और यहां पर अब इसका ये क्लोरीन यहां आ जाएगा, ये क्लोरीन यहां आ जाएगा, और ये क्लोरीन यहां आ गया, और ये ईएन आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको सुपर इम्पोज करूंगा, जब मैं इसको सुपर इम्पोज करूंगा, ठीक है ना, ये ऊपर नहीं है, ये प्लेन नहीं है बेटा, ये भी इस प्लेन में, इस प्लेन में, वो तो डायग्राम सा बना। तो आप देखो, अब जब मैं अब मैंने ये हमारा है ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये हमारे क्या है ट्रांसफॉर्म। तो मैंने क्या किया, इस ट्रांसफॉर्म का 3D स्ट्रक्चर बनाया। इसी ट्रांसफॉर्म के जस्ट सामने इसका ये मिरर इमेज है, तो दोनों देखो बिल्कुल एक जैसे ही तो है, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों अलग अलग कन्फिगरेशन नहीं है जो देखने से ही मालूम पड़ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, तो ये ईएन इस ईएन को सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है, ये ईएन इस ईएन को सुपर इम्पोज करेगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक ही तरह से बना देते हैं, यही होगा, ठीक है। और तो अब देखो, अब मैं जैसे इसको यूं लेके आया, तो ये वाला ईएन इधर आ जाएगा, ये वाला ईएन इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको यूं लाया, तो आप देख लो, ये रेड मार्कर इधर वाला ईएन, ये ईएन, तो देखो ईएन के ऊपर ईएन सुपर इम्पोज हो गया, और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। यानी इसका ट्रांसफॉर्म का जो मिरर इमेज बनता है वो डिफरेंट कन्फिगरेशन नहीं है, इस ट्रांसफॉर्म का जो मिरर इमेज बनता है, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। यानी जब हम इसको इसके ऊपर रख रहे हैं, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो कोबाल्ट के आगे कोबाल्ट है, इस क्लोरीन के आगे ये वाला क्लोरीन है, इस क्लोरीन के आगे ये वाला क्लोरीन है, इस ईएन के आगे ये वाला ईएन है, इस ईएन के आगे ये वाला ईएन है। यानी सारे एटम्स ने एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो जब इस तरह, ये जो सेकंड वाला टाइप है, यानी ये वाला है, इस टाइप के अंदर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। जो सिस फॉर्म होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि इसका जो मिरर इमेज बनता है, इसके जो दो आइसोमर बनते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, एक दूसरे नॉन सुपर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होते हैं। और ट्रांसफॉर्म के क्या होते हैं, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है। ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है, इस वजह से ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो नंबर 1 नंबर 2 भी डिस्कस हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर, अब इसके अंदर भी, अब ध्यान देना, इसके अंदर वापस हम एक और नया ला रहे हैं। अब मैंने क्या किया, या Br कर दिया Cl2 की जगह, ठीक है। तो Cl2 की जगह Br कर दिया, तो इसमें भी है ना, अब हम इसको सिस और ट्रांस से तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट इसके अंदर भी एक कन्फिगरेशन ऐसा होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर मैंने Br को यहां ले लिया, ठीक है, तो इसका ये वाला फॉर्म, इसका जो ये वाला फॉर्म है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि जब मैं इसको जो सुपर इम्पोज करूंगा तो वही Cl के आगे Cl आ जाएगा, Br के आगे Br आ जाएगा, En के आगे En आ जाएगा, इस En की जगह En आ जाएगा, कोबाल्ट के आगे कोबाल्ट। तो ये वाला तो जब Br और Cl, इस केस में, ये अपन थर्ड केस पे आ गया, अब इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड वाले को, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, Cl और Br जब ट्रांस पोजीशन पर है तो वापस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। Cl और Br जब ट्रांस, लेकिन Cl और Br अगर हम इस Cl और Br को हम किस पोजीशन पर ले लें, सिस पोजीशन पे ले लें, जैसे यहां ले लिया मैंने, ठीक है, और En यहां आ गया, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हैं। अब मैं इसका जब मिरर इमेज बनाऊंगा, अब मैं जब इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये वाला हटेगा,
अब इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा देखो, ये बी आर यहां आ जाएगा और ये EN यहां आ जाएगा। अब मैं इसको सुपर इम्पोज करूं, इसको अगर मैं उठा के, ठीक है, अगर मैं इसको उठा के इधर लाऊं तो देखो बी आर किधर आ गया, ये आ गया। ये रेड मार्कर की जो टिप है, कैप है, ये रेड वाला बी आर है, ठीक है। तो मैंने इसको यहां से उठा के इधर लाया तो बी आर कहां आ गया, ये आ गया, और इधर तो EN आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी आर इधर तो इस तरफ है और इधर इस तरफ है, इधर राइट हैंड साइड है और इधर लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं इसको करूंगा तो बी आर यहां पर क्या है, राइट हैंड साइड है, और यहाँ बी आर लेफ्ट हैंड साइड, ये ऊपर आया तो ये बी आर ये रहा, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों फॉर्म एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये जो है, जो थर्ड वाला टाइप है, उसमें भी जब ये दोनों ट्रांसपोजिशन पर होंगे CL और BR, तब तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और CL और BR जब सिस पोजीशन पर होंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। यानी इन ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखोगे, मैंने बार बार आपको समझाया है। अब एक ही क्वेश्चन बार बार करते हैं, तो वो ये है कि एक्चुअल में CL और BR, यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये था तो मैंने ये बना लिया, इसका 3D डायग्राम बना लिया, इसी के सामने इसका मिरर इमेज बना लिया। अब मैं ये देखूं, अब मैं क्या करूं, इसको ऊपर उठा के इसके ऊपर रखूं, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर हम इसका मतलब ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, एक को डेक्स्ट्रो बोलेंगे, एक को लिवो बोलेंगे। और सपोज करो मैंने इसका 3D स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, उसी का मिरर इमेज यहाँ बना दिया, और वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, तो हम बोलेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो फिर डेक्स्ट्रो लिवो की बात ही नहीं आती, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया थर्ड। अब ये देखो, ये आ गया फोर्थ वाले में क्या है कि अब अपन ने क्या किया, ये कर दिया 1 और Cl2Br2, यानी अब अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाला आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लोगे, वो जैसे ये ले लिया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया, अब ये आ गया Cl और Cl, 3 Cl हो गए, 2 Br लगाने ना, तो Br लगा दो, ठीक, अब हो गया, ठीक है। तो ये दोनों Cl, ये दोनों Cl, अब ये दोनों Br, यहां पर ये दोनों ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन लिगेंड्स राइट साइड में है और इधर लेफ्ट में आ गए। तो जब मैं सुपर इम्पोज करूंगा तो दोनों ब्रोमीन इधर नजर आएंगे, ठीक है। जब मैं सुपर इम्पोज करूंगा, यानी इस मॉलिक्यूल को उठा के इधर लाऊंगा, तो ये दोनों ब्रोमीन मेरे को इधर दिखेंगे इसके मिरर इमेज में। तो ये देख लो, ये वापस इसके सारे फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, चाहे Br आप यहां लगा दो, यहां Br लगा के यहां Cl लगा दो, किसी भी केस में जितने भी इसके आप पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो इसके सारे फॉर्म यानी सारे अरेंजमेंट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। पिछले वाले एग्जांपल में आपने देखा था कि सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव थे, और इस वाले एग्जांपल में सिस और ट्रांसफॉर्म डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से सारे के सारे फॉर्म, और कोई भी फॉर्म आप Br वाले यहां लेके Cl इधर कर दो, ठीक है, या En को इधर लेके Br Cl इधर कर दो, कुछ भी करोगे, हर केस में जब आप करके देखोगे तो हम क्या बोलेंगे, इसके जितने भी स्ट्रक्चर बनाओगे आप सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब ये खाली दो ही आइसोमर शो करेगा, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। तो ये डेक्स्ट्रो और लिवो बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये फिफ्थ वाला केस आता है। फिफ्थ वाले केस में क्या है, 6 के 6 लिगेंड ही डिफरेंट है। फिफ्थ वाले केस में क्या है, 6 के 6 लिगेंड ही डिफरेंट है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, हम इस तरह से देखें इसको, इसमें मैंने 2 ले लिए NH3, 2 ले लिए Cl2, 2 ले लिए Br2, और कोबाल्ट पर +3 है तो अब यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि
ये इन पे टोटल चार्ज कितना है, ये +3, और इन ये किस पे टोटल चार्ज कितना है, -4, तो +3 -4 -1, क्योंकि क्लोरीन पे -1 होता है, क्लोरीन पर क्या होता है, क्लोरीन पर -1 होता है, एक मिनट, क्लोरीन पर क्या होता है, -1 होता है, Br पर क्या होता है, -1, तो ये -2 दो क्लोरीन दो ब्रोमीन है, तो ये -1 आ जाएगा इस पे नेट चार्ज। लेकिन कोबाल्ट पे तो +3 रहने वाला है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ। और अब मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इन दोनों की जगह क्या लगा दिया, NH3। तो इसके भी आप कितने भी कन्फिग्रेशन देख लो, कैसे भी अरेंजमेंट बनाओ, सारे अरेंजमेंट नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे। इसका मतलब इसके 2 ही आइसोमर मिलेंगे, इसके 2 ही स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, और वो हैं डेक्स्ट्रो एंड लिवो। तो ये डेक्स्ट्रो एंड लिवो बन गया बेटा। तो यहां पर हमने एक एक करके ऑक्टाहेड्रल के अंदर 5 तरह के एग्जाम्पल है, 5 तरह के एग्जाम्पल को मैंने विद एग्जाम्पल डिस्कस कर दिया, ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन, इसके 2 फॉर्म है, सिस और ट्रांस। तो इसका ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है और सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब यहां पर ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब हम टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर की अगर बात करें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, वहां पर जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाते हैं, ठीक है। जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमेशा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इसको बात को समझाऊं मैंने कहा था प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स वाले वीडियो को आप डिटेल में देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ शॉर्ट में लर्न करवाया था कि किसी मॉलिक्यूल के अगर इक्वल 2 पार्ट हो जाए तो हम बोलेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी मॉलिक्यूल के इक्वल 2 पार्ट नहीं हो सकते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सॉरी वापस सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल के इक्वल 2 पार्ट नहीं हो सकते तो हम कहेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना जरूरी है। यानी कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जो भी होगा उसके 2 बराबर हिस्से नहीं हो सकते, ठीक है। जो बायो के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, वो पढ़ते हैं राना टिग्रीना फ्रॉग के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो वही वाली है, यहाँ पर भी बायलेटरल सिमेट्री की बात ही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ डिवाइड्स कर सकते हैं, तो नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भले चारों वैलेंसी आप डिफरेंट कर दो, जैसे मैं ये स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं, अब ये सेंटर में कोई भी मेटल है, ये सेंटर में कोई भी मेटल है, ठीक है। अब ये सेंटर में मेटल है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसमें ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, अब अगर मैं चारों लिगेंड सेम कर दूं, चारों लिगेंड सेम कर दूं तो इसके देखो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, इसके इक्वल 2 पार्ट में इक्वल 2 पार्ट यहां से भी बन जाएंगे, यहां से टुकड़ा ये आधा आधा बन गया। अगर मैंने यहां से पास किया तो भी आधा इधर, यानी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, यानी इसके 2 इक्वल हाफ्स हो सकते हैं। अगर मैंने यहां B कर दिया, ठीक है, तो भी 2 इक्वल हाफ्स बन जाएंगे ना। कैसे बन जाएंगे? 2 इक्वल हाफ्स यहां से, इसके 2 इक्वल हाफ्स यहां से बन जाएंगे, ठीक है। एक A इधर, एक A इधर, आधा A इधर, आधा इधर, हाफ B इधर, हाफ B इधर। ये तो स्फीयर होते हैं बेटा, ये तो A B तो मैं आपको सिंबॉलिक करके बता रहा हूं, बाकी है तो ये स्फीयर। तो A का आधा स्फीयर इधर, आधा स्फीयर इधर, B का आधा स्फीयर इधर, आधा इधर। और अगर मैंने यहां B लगा दिया, ठीक है, तो भी 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, कहीं से भी 3D में कहीं से भी हो जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां पर कैसे होगा, तो यहां पर कैसे होगा, देखो
यहाँ पर हम यूं और यूं तो नहीं कर सकते, लेकिन यूं तो कर सकते हैं ना। एक तो होते हैं एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा ऐसे हुई, ये इस तरह से, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस तरह से आधा आधा करना, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा प्लेन हो गया, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। लेकिन हम यूं भी तो कर सकते हैं। तो ये तो होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को यूं काट रहा हूं, यूं प्लेन पास कर रहा हूं, ये मेरे पास प्लेन है, इसको अगर मैं यूं पास कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर मैं उसको यूं पास कर रहा हूं, यूं, ये अब क्या होगा? यूं पास करने के बाद क्या हो जाएगा? हाफ पोर्शन इस प्लेन के अबव होगा और हाफ पोर्शन इस प्लेन के बिलो होगा, ठीक है ना। तो उस तरह, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दो तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। एक तो इस तरह से, जो इसको क्या बोलते हैं अपन? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये यूं जा रहा है, ठीक है ना, आपसे बोर्ड की तरफ जा रहा है, और एक यूं जा रहा है, ये यूं गया। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो स्केल है, इस स्केल के जस्ट नीचे मेटल AABB के हाफ स्फीयर इस प्लेन के जस्ट नीचे है और हाफ स्फीयर जस्ट ऊपर है, तो दो बराबर हिस्से हो गए, ठीक है। तो अब इसके यानी प्लेन, कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो कोई भी जो प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो प्लेनर, किसी भी प्लेनर मॉलिक्यूल के, ठीक है, किसी भी प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। जैसे डायरी को मैं प्लेन, डायरी के अंदर ये डायरी है, और अगर मैं इसको यूं काटता हूं, ये यूं करता हूं, ये करता हूं, तो ये तो हो गया वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो ये देखो, ये जो गया, ये जो जा रहा है बेटा इसमें, ये इस तरह से जो गया, अब ये जो बन गया, ये वाला, ये जो है, जो मैंने यूं भेजा, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो मैंने यहां से यूं भेजा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और दूसरा, अगर यूं आ रहा है तो वर्टिकल। तो क्या होता है? जो भी प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलेगी ही मिलेगी। चाहे अपन इसमें एक A B, इसमें चारों ही डिफरेंट कर दूं, A B या C कर दिया या X कर दिया, तो भी मैं जब U पास करूंगा, U तो प्लेनर, इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इसलिए हमेशा गिठान मान लो, ये की पॉइंट है कि कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल, जो कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कोई भी जो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, वो प्लेनर मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल, चाहे वो ऑर्गेनिक का प्लेनर मॉलिक्यूल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, all planar molecules are optically inactive because it have always horizontal plane of symmetry, ठीक है। तो क्वेश्चन करना है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, आप समझ जाओ ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ये, अच्छा, अब अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल, तो अब आपको समझ में आ गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे? मैंने बता दिया कि उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जैसे जिंक के कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जिंक +2, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स को डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये तो टेट्राहेड्रल के अंदर, तभी टेट्राहेड्रल केस के अंदर, टेट्राहेड्रल केस के अंदर तभी ही ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी जब उसके 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट लिगेंड से सेटिस्फाई होते हो। 4 सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाई फ्रॉम डिफरेंट एटम, और डिफरेंट एटम क्या बोलूं? डिफरेंट लिगेंड्स बोल दो, ठीक है। क्योंकि यहां, तो जैसे यहां पर ये हो गया, और ये, तो टेट्राहेड्रल में एक ही चीज याद रखो, यहां पर
तो जैसे यहां पर मैंने लगा दिया NH3, ये H2O, Cl और Br। अब इसका मिरर इमेज जो बनेगा, इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें यहां Br आ जाएगा, यहां Cl आ जाएगा, यहां H2 आ जाएगा, ये NH3 आ जाएगा। तो ये अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो है, ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो है। जब 4 वैलेंसी डिफरेंट होगी तब ध्यान रखना, चारों जब डिफरेंट होते हैं तब ये बन जाता है। अब देखो इसको ये सुपर इंपोज नहीं, इसको यहाँ उठाऊंगा तो ये जो ये ब्रोमीन को NH3 को अगर मैं यहाँ उठाऊंगा तो NH3 के आगे NH3 आ जाएगा, यानी NH3 तो एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे, लेकिन ब्रोमीन नहीं करेगा क्योंकि ये ब्रोमीन इस वाटर के आगे होगा। अगर मैं इसको U करके ले आऊंगा तो ये ब्रोमीन है और ये H2 है, तो इस ब्रोमीन के आगे तो ये वाला H2O होगा और इस ब्रोमीन के आगे इस ब्रोमीन के आगे ये तो H2O होगा और इस ब्रोमीन के आगे, वापस बोल रहा हूं, वापस सुनो, इस जब मैं सुपर इंपोज करूंगा तो इस ब्रोमीन के आगे ये H2O होगा और इस H2O के आगे ये ब्रोमीन होगा, ठीक है। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है। तो हमेशा ध्यान रखो टेट्राहेड्रल तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा जब चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मैं यहाँ 2 करके एक ब्रोमीन हटा दूं, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट कब होती है, जब चारों वैलेंसी डिफरेंट हो जाती है। और ये सब हम ऑर्डिंग में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल कार्बन पर। अब देखो जो मैं क्वेश्चन करा, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसके कुछ मैं स्क्रीन पर स्लाइड्स डिस्प्ले कर रहा हूं, वो नोट्स बनाने के काम आ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है डेक्स्ट्रो लिवो और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम इनिंशोमर्स कहते हैं, और इनको आप पोस्ट करके रीड किया करो और इससे नोट्स भी बना सकते हो। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा चुका ये अभी जो एग्जांपल दिए कि ये कोबाल्ट में 3 इथाइलिन डायमीन है, ठीक है, ये सारे एग्जांपल अभी मैं दे चुका हूं, वो के वही डिस्कशन में आए हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब इसमें देखो इसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, तो लिखा है ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव, जबकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ लिखा हुआ है डेक्स्ट्रो और लिवो। डेक्स्ट्रो और लिवो लिखने का मतलब ही यही है। यहाँ डेक्स्ट्रो लिवो नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो डेक्स्ट्रो लिवो हो गए नहीं, फिर ये दोनों ही एक जैसे हैं, फिर ये डिफरेंट तो है ही नहीं। अब ये 2 डिफरेंट आइसोमर्स हैं, एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लिवो है। और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ, अब ये आप सेल्फ को, ये आपके लिए सेल्फ है, ये आप सेल्फ करो। वैसे ये अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले ये सारे एग्जांपल मैंने डिस्कस किए हैं, तो ये क्वेश्चन अब आपको सेल्फ ट्राई करना है, ट्राई योर सेल्फ और राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, हाँ ये एंड हाउ मेनी, ये देखो ये बोल रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। तो देखो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे बेटा, ठीक है। तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो कैसे होंगे देखो, क्योंकि यहाँ 4 ही लिगेंड डिफरेंट है, चारों लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। हमेशा ध्यान देना प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो कुछ चीजें क्या होती है, अगर हम पहले से ही, नो डाउट कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी है ना कुछ ट्रिक्स और कुछ जो कॉमन चीजें होती है वो रट लेनी चाहिए। उसका रीजन है कि हमको एग्जाम में हमको हमारी स्पीड भी मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार बोलते हैं ना स्टूडेंट, हमारा सर एग्जाम में टाइम ही खत्म हो गया, हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए, हमारे 3 छूट गए। तो वो इसीलिए होता है कि हम क्या बहुत बार बहुत सोचने में और बहुत चीजें को बहुत बार यूं अप्लाई करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो कुछ चीजें अगर रटी हुई है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और कॉमन पॉइंट रख लिया करो आप, ठीक है। अब जैसे ये मैंने स्क्वायर 3, इसके 3 आइसोमर बनेंगे, लेकिन हाँ हम उसको कोई डेक्स्ट्रो लिवो सिस ट्रांस जैसे कोई प्रीफिक्स नहीं दे पाते हैं। अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं इसमें। जैसे ये प्लेटिनम, तो ये प्लेटिनम
और ये भी प्लेटिनम। ध्यान देना आप इसमें। तो यहां पर क्या है, हम क्या करेंगे, किसी एक लिगेंड को अपनी जगह फिक्स कर दो, तो पी वाई को फिक्स कर देते हैं। आप बोलोगे सर पी वाई क्या है? NH3 तो अमीन है, आपको मालूम है NH3 अमीन, ठीक है। तो पी वाई होता है पायरिडीन, पायरिडीन होता है C5H5N। ये भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड है पायरिडीन, जिसका फॉर्मूला ये है, और ये एक हेट्रो ये C5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और C5NH, ठीक है। और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है। ये पायरिडीन बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है पायरिडीन, जो ऑर्डिक में आएगा। तो आप क्या करो, आप इस केस में इसके आइसोमर कितने बनेंगे, तो अपन ने एक फिक्स पॉइंट पर पायरिडीन रख दिया। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? अब इसके जस्ट सामने एक बार NH3 रख दो, एक बार Br रख दो और एक बार Cl रख दो। अब यहाँ NH3 रख दिया तो Br यहाँ रख दिया, Cl ये, तो एक आइसोमर ये बन गया। Br यहाँ है तो यहाँ NH3 रख दिया और यहाँ Cl रख दिया। Cl है तो इधर NH3 रख दिया, इधर Br रख दिया। तो इसके ये 3 आइसोमर 1 2 3, ये 3 आइसोमर बनते हैं, ठीक है। अब ये सबके सब क्या है? स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर है, तो अभी मैंने बताया इन सब में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें, इसलिए ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। एक भी अभी मैंने जस्ट बताया, देखो जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा 9.12, तो इसका मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर कोई मैं चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो वो इसीलिए कर रहा हूं कि उससे ही आपके क्वेश्चन होंगे। जैसे मैंने अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सप्लेन किया तो कुछ स्टूडेंट लगते हैं सर बुक में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई जिक्र ही नहीं है, तो अगर मैं नहीं बताता तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे कर पाते हैं? तो बताना पड़ता है कुछ, बुक का कंटेंट तो पूरा ही बताना पड़ता है, पर बुक से रिलेटेड थोड़ा बहुत दाएं बाएं यानी एक्स्ट्रा कंसेप्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं। उससे आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, विजन ब्रॉड हो जाती है, कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे जो दिख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। और तीनों में से कोई एक भी क्या नहीं होगा? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब हम आगे बढ़े। अब आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं, क्योंकि फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर को मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर पूरा एंड करूंगा, क्योंकि ये भी फिर बड़ा टॉपिक है। तो अगर इसको करूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।